गुड मॉर्निंग बच्चों। आज राजनीति में अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने लिंगदोह मैडम की क्लास में जो चर्चा हुई थी उसके बारे में जाना था। हमने एक सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की थी कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? सेकेंड पॉइंट कहता है किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। अब यहाँ पर ये बात महत्व रखती है कि शासक कौन है, चुनाव किस प्रकार से हो रहा है और कौन लोग हैं जो शासक को या अपने लीडर को चुनेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अपने आप में एक महत्व रखती है, क्योंकि हमने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये पढ़ा था कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसमें गरीब तबके के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उसी के साथ महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो कुल मिला के महिलाओं की जो वोटिंग थी या उनका जो मत था उसकी वैल्यू तो कोई मायने ही नहीं रखती थी, है ना। उनके वोटिंग की जो वैल्यू थी वो न के बराबर थी। और ऐसा तो नहीं कि कहीं चुनाव पैसों के दम पे हो रहा हो, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में हमने ये भी पढ़ा था कि जिन लोगों के पास पैसा था उनको मत देने का अधिकार था, बाकी अन्य लोगों को वोटिंग का कोई अधिकार ही नहीं था। और जो अमीर वर्ग के लोग थे या जो धनवान लोग थे वो अपने पैसों के दम पर वोट देने का अधिकार तो पा लेते थे और फिर अपने हिसाब से ही अपना नेता चुनते थे। तो यहाँ पर केवल वोटिंग हो जाना या चुनाव हो जाना काफी नहीं है, चुनाव में प्योरिटी यानी कि शुद्धता भी होना चाहिए। तो लोकतंत्र की विशेषता क्या हो सकती है उसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से आज हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ देखते हैं हेडिंग है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। यहाँ अक्टूबर 1999 के पहले की बात है जब नवाज शरीफ की सरकार हुआ करती थी, और ये जो नवाज शरीफ की जो सरकार थी उसको जनता ने चुना था। तो नवाज शरीफ की जनता के द्वारा ये चुनी हुई सरकार को परवेज मुशर्रफ जो वहाँ के जनरल थे पाकिस्तानी सेना में, तो उन्होंने अक्टूबर 1999 में सैनिकों की सहायता से वहाँ की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को हटा दिया और खुद को देश का कार्यकारी घोषित कर दिया। यानी खुद को क्या है, जो मेन कार्यकारी है वो घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब यहाँ पर कार्यकारी के बाद उन्होंने खुद को राष्ट्रपति यानी कि देश का बॉस खुद को घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। 2002 में जनमत संग्रह कराया और जो अपने कार्य की अवधि थी उसको 5 साल के लिए और बढ़वा लिया। पैराग्राफ में आपने क्या समझा कि जो पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ था उसने जनता के द्वारा जो वहाँ की चुनी हुई सरकार थी, नवाज शरीफ की सरकार थी, उसको सैनिकों की सहायता से हटा दिया और फिर खुद देश का जो है मुख्य कार्यकारी बन के बैठ गया। और उसके बाद फिर उसने खुद को देश का राष्ट्रपति भी घोषित कर लिया और 2002 में क्या करा, जनमत संग्रह करवाया और अपने कार्यकाल को यानी अपनी कार्य की जो अवधि थी उसको 5 साल के लिए और ज्यादा आगे बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ियां की गई है।
अब जब परवेज मुशर्रफ के द्वारा ये सब किया गया तो पाकिस्तान की जो मीडिया थी, वहाँ के जो पत्रकार थे, मानव अधिकार संगठन था जो लोकतंत्र के लिए काम करते थे, उन सब लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये तो साफ धोखाधड़ी है, जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें गड़बड़ियां हुई है। मतलब कि यहाँ पर जनमत का यानी लोकतंत्र का पूरी तरह से मजाक उड़ा दिया गया और पाकिस्तान की जनता इस बारे में बातें भी करने लगी। चारों ओर उसके बारे में बात चलती, सब लोग उसके बारे में आलोचना भी करते कि ये तो गलत है। तो इन सब बातों की ओर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कोई परवाह नहीं की और अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। यहाँ देखें कि अब उसने कोई परवाह नहीं की और फिर अगस्त 2002 में एक वो ऑर्डर लेके आया जो था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और इस ऑर्डर के थ्रू उसने जो पाकिस्तान का संविधान था उसको बदल डाला। ये जो ऑर्डर था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। अब जबकि परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए थे और उन्होंने 5 साल के लिए अपना कार्यकाल भी बढ़ा लिया था और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी लिया है, तो इस ऑर्डर के अनुसार उन्होंने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का जो एक अपना अधिकार था वो भी पा लिया। यानी कि अब राष्ट्रपति जो था वो राष्ट्र और प्रांत की जो असेंबलियां होती थी उनको भंग कर सकता था। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। जो मंत्रियों की परिषद थी उनके कामकाज के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी या एक परिषद बनाई गई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। अब ये जो थी ये निगरानी रखती थी मंत्रिपरिषद के लोगों के कामकाज पर और इसके ज्यादातर जो सदस्य थे यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो सदस्य थे वो अधिकतर कौन हुआ करते थे, फौजी अधिकारी हुआ करते थे। और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए भी फिर चुनाव होने लगे। इस प्रकार से पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता नेता के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। अभी हमने पढ़ा कि प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबलियों के लिए चुनाव तो हुए, लेकिन वो चुनाव कैसे हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, मतलब वो चुनाव हुए भी और वो जो प्रतिनिधि चुन के आए उनको कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन जो सर्वोच्च यानी कि जो सारी सत्ता जो थी वो सेना के अधिकारियों और उसके बाद और फिर जनरल मुशर्रफ यानी कि जो राष्ट्रपति था उसके पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर और जनता के मत के द्वारा जो सरकार बनी थी उसको गिराकर खुद का राष्ट्रपति बन जाना परवेज मुशर्रफ के द्वारा, तो इस प्रकार से हम इसको लोकतंत्र तो नहीं कह सकते हैं। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासक नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ वोटिंग तो हुई, जनता ने अपना मत भी दिया, लेकिन जिनको मत दिया, जिनको अपना नेता चुना, जिनको अपना शासक चुना, उनके पक्ष में तो जिनको जनता ने चुना वो तो कोई फैसले ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके हाथ में ही नहीं था, उनको अधिकार ही नहीं मिला। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। तो यहाँ ये पूरा जो पाकिस्तान वाला मैटर हमने पढ़ा, उसके बाद हम यहाँ पर लोकतंत्र की पहली विशेषता पर पहुंचे हैं, जिसको देखते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए।
तो यहाँ पर ये जो पहली विशेषता है वो ये स्पष्ट करती है कि देश के प्रमुख फैसले उन नेताओं को लेना चाहिए जिनको जनता ने चुना है अपना मत देकर। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि पाकिस्तान में किस प्रकार से सरकार बनती है और क्या हुआ। तो इसके बाद हम यहाँ पर चीन का उदाहरण देखेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला।